मेरा 1.5 साल 16 महीने का बच्चा एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई। तो जैसे कि सब मेरे सामने कोलैप्स हो गए, सारे सपने मेरे सामने ब्लैंक हो गए। कम से कम 6 घंटा उनको डेड बॉडी समझ के ढक के रखा था। अनफॉर्चुनेटली मेरी बेटी नहीं रही, नौकरी गई, बिजनेस गया, सब कुछ गया। लेकिन अभी मैं मेरे 2 बच्चों को लेके मैं तो नहीं मर सकती ना, मुझे उनके लिए जीना पड़ेगा। मैं कल कुछ करने जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला क्या कर रही है? चलो कुछ नहीं, मैं इडली बना के सामने गणपति के यहाँ पे स्टॉल लगा के मैं बेचने जा रही हूँ। मैं स्नेहा भालेराव चेंबूर से हूँ। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के फेडरेशन की मैं अध्यक्ष हूँ। और अभी मैंने 1 साल पहले सक्षम ये एक संस्था का मेरी कंपनी रजिस्टर की है, तो उसके अंडर भी मैं मेरा एक बिजनेस शुरू कर रही हूँ। हमारे मम्मी पापा को हमेशा डर रहता था कि हमारी बच्चियों के ऊपर किसी और की नज़र ना गिरे। इसके लिए सबसे पहला तो उनका टारगेट यही था कि बच्ची कब 18 साल की होती है और उसकी शादी हो जाती है। तो 18 साल में मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद मिस्टर मेरे पढ़े लिखे हैं, LLB थे और सेंट्रल गवर्नमेंट में वो जॉब पे थे और अच्छी खासी फैमिली थी। एक अच्छी गृहिणी, अच्छी हाउसवाइफ का रोल काफ़ी सालों तक निभाया, 25-26 सालों तक निभाया। मैं कहीं आगे पढ़ नहीं पाई और मुझे कुछ करना है ये मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को कहती थी। तो उन्होंने मुझे एक ही कहा था कि आप घर पे स्टाफ सिलेक्शन के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो आप वो बुक्स लाके देते थे और मैं उसकी पढ़ाई करती थी। पढ़ाई करते करते 93 में मैं रेलवे की इंग्लिश स्टेनोग्राफर में मेरिट में पास हो गई। पास होने के बाद एक गवर्नमेंट की नौकरी मिल रही है, इसकी खुशी कुछ और थी। उस वक्त मेरा एक बच्चा था 1.5 साल का, और 1.5 भी कंप्लीट नहीं थे, 16 महीने का बच्चा था। और कुछ खुशी का माहौल था। जो खुशी सिर्फ हस्बैंड वाइफ हम लोग दोनों को ही थी कि मेरी वाइफ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने बड़े एग्ज़ाम में पास हो गई और उसको एक जॉब मिलने वाला है। तो हस्बैंड भी खुश थे और मैं भी खुश थी। लेकिन फैमिली शायद खुश नहीं थी, ना मेरे मायके वाले ना मेरे ससुराल वाले, क्योंकि लेडीज़ ने घर से बाहर निकालना या इन सब सोच से उन लोग दोनों फैमिली काफ़ी दूर थी। तो कहीं से तो घर पे इस बात के लिए विरोध हो रहा था कि क्यों जॉब करना है, कितनी आसानी से गवर्नमेंट का जॉब मिल रहा है, इतनी सोच भी किसी को नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब मसला एक साथ स्टॉप हो गया, क्योंकि मेरी जॉइनिंग थी दिसंबर को और मुझे इंटरव्यू का लेटर आया था सितंबर एंडिंग को। और अनफॉर्चुनेटली 12 अक्टूबर को मेरा 1.5 साल 16 महीने का बच्चा एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई। तो जैसे कि सब मेरे सामने कोलैप्स हो गए, सारे सपने मेरे सामने ब्लैंक हो गए, क्योंकि अभी जीने की जैसे कि कुछ उम्मीद ही नहीं है। हम वही स्टॉप हो गए। तो नौकरी ये सब सपना कहते हैं ना, वैसे ही वो इंटरव्यू का लेटर, वो सब जॉइनिंग लेटर सब आज तक वैसे ही फाइल में बंद करके रख दिया। फिर उसके बाद दूसरा बच्चा मुझे हुआ। तो एक औरत ने क्या करना है, सिर्फ अपना संसार करना है, बच्चे पैदा करने हैं, घर के सबको खुश रखना है। इसके अलावा उसको ज़्यादा सपने देखने की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसे माहौल से मैं भी गुजरी हूँ। तो कहीं पे मुझे वो घुटन होती थी कि हम कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं मैं कुछ कर सकती। 2003 में मई में मेरे हस्बैंड को VRS का लेटर आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनको VRS लेना पड़ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मैं VRS ले लेता हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और ये बिज़नेस भी हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग बिज़नेस से आगे करेंगे, क्योंकि मुझे तो मेरी पेंशन शुरू होने वाली है। तो फिर हम लोग ने एक समझौता से डिसीजन ले लिया कि VRS ले लेते हैं। 25 मई को कुछ उन्होंने VRS का लेटर लिख के दे दिया। फिर से अनफॉर्चुनेटली 8 जून को मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि शिन्नर के घाटी में उनकी गाड़ी नीचे हो गई और कम से कम 6 घंटा उनको डेड बॉडी समझ के ढक के रखा था, क्योंकि वो ऐसे निर्जन रास्ते पे उनका एक्सीडेंट हुआ था कि हमें पता लगना बहुत ही मुश्किल था, किसी को कुछ पता ही नहीं था। सुबह 11 बजे एक्सीडेंट हुआ था, शाम को 6 बजे हमारे भाग्य से वहाँ पे एक हमारा जो टूरिस्ट का बिजनेस था, तो हमारे एरिया का एक टेम्पो टमाटो का माल लेके वो शिरडी रोड गया था और वो रिटर्न आते वक्त उसने वो एक्सीडेंट देखा। ड्राइवर की डेथ हो गई है। ऐसे करने के बाद उसने जब उठा के, क्योंकि कपड़े से ढक के रखा था, उसने जब कपड़ा उठाया तो मेरे पति की सांसें चल रही थी। तो उसने तुरंत उसके
वो गाड़ी से वो टमाटर के जो कंटेनर थे उसको नीचे उतारा और पब्लिक को बोला इनको रख दो, मैं मेरे रिस्क पे इनको हॉस्पिटल में एडमिट करता हूँ। तब जाके 6 बजे इनको एक नज़दीक के हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किया। फिर हमें फ़ोन आया, फिर मैं अकेली लेडी, मेरी बच्ची तब मेरा बड़ा बेटा 6 साल का था और छोटी बच्ची मेरी 11 महीने की थी। उसको मैंने छोड़ के मैं अकेली वहाँ पे गई, टैक्सी से वहाँ पे पहुँची। 8 जून था, बहुत बारिश थी और इतना खतरनाक माहौल था। गांव में रात को मैं 11 साढ़े 11 पहुँची थी, पूरा गांव सुनसान था, कोई नहीं था। और नीचे हॉस्पिटल में इतना बड़ा डेंजर एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए नीचे कोई पेशेंट नहीं थे, सब ऊपर के फ्लोर में गए थे। नीचे के फ्लोर में सिर्फ मेरे हस्बैंड थे। वो जो रात थी वो उनके साथ मैंने किस तरीके से गुजारी है, क्योंकि उनका यहाँ से जो ये जॉइंट टूटा था तो ये फेस उनका यहाँ पे लग रहा था और उनके पैर में 4 टुकड़े हो गए थे। तो बहुत कंडीशन बेकार थी। दूसरे दिन डॉक्टर से बात की, डॉक्टर मैं क्या करूँ, कहाँ पे ऑपरेशन? उन्होंने कहा देख तू मेरी बहन जैसी है, उनकी जीने की कोई उम्मीद नहीं है, तुझे ऐसे भी उनको घर पे लेके जाना है, तो शायद अगर बच्चों का नसीब होगा तो बच्चों को अपने बाप का मुंह देखने। तो ये सोच के मैंने उनको गाड़ी में बिठा मुंबई में आके जॉय हॉस्पिटल में, यहाँ पे काफ़ी अच्छा समाज में हमारा एक नाम था, इसलिए एक उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल पूरा मैनेज करके रखा था। उनको हॉस्पिटल में रखा 9 दिन तो वो कोमा में थे। उसके बाद वो फिर एक एक ऑपरेशन होते गए, उनको ठीक करती गई, नौकरी गई, बिजनेस गया, सब कुछ गया, लेकिन मेरे पति बच गए। इससे ज़्यादा मुझे और खुशी कुछ नहीं थी कि चलो मैंने मेरा सुहाग बचा लिया, आगे तो हम बहुत कुछ करेंगे। लेकिन तब जाके हस्बैंड को ये लग रहा था कि मैंने इतना सब सुख दिया और अभी शायद मैं उठ नहीं पाऊँगा, तो वो दिल से बहुत ही पीछे ये हो गए थे। कम से कम गणपति तक का माहौल आ गया 2-2.5 महीने का। लेकिन ऑपरेशन सब होके भी वो ठीक हो गए थे, लेकिन उनका बीपी कवर नहीं हो रहा था, बीपी बहुत हाई था। फैमिली डॉक्टर ने बोला कभी भी इनको हार्ट अटैक आ सकता है। बोले अब मैं क्या करूं? उन्होंने बोला अब तुझे कुछ जो भी करना है तुझे करना है, डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी कर ली है। बोले क्या करूं? मैं बोले वो दिल से वो खुद को नाकाम समझ रहे हैं, तो तुझे अभी उठना पड़ेगा। मैंने रात भर बहुत सोचा, मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूं। तिलक नगर का सह्याद्री गणपति काफ़ी फेमस है, मैं उसी कॉलोनी में रहती हूँ। बस मैंने दूसरे दिन उठ के मैंने उसी रात को मेरे सास को कहा कि आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, मैं कल कुछ करने जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, मैं इडली बना के सामने गणपति के यहाँ पे स्टॉल लगा के मैं बेचने जा रही हूँ। तो सास के आंखों में पानी आ गया। शायद उन्होंने सोचा कि आज तक मेरे बेटे ने उसको इतना सुख दिया और आज एक ही दिन में ये इडली बेचने का सोच रही है। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और था। मैंने वो दूसरे दिन कर लिया। कर लेने के बाद थोड़ा माहौल पूरे कॉलोनी में कुछ माहौल हो गया। स्नेहा इडली बेच रही है। मेरे हस्बैंड ने 2 दिन खाना नहीं खाया। उनको ये सब मैक्सिलो सर्जरी होने के कारण वो बात नहीं कर सकते थे, लेकिन वो कंटिन्यू रो रहे थे। फिर जब मैं वो सब मैंने कुकर लगाती थी, गरम गरम इडली बाहर जाके बेचती थी, फिर मैं आती थी। तो जब मैं आई तो उन्होंने मुझे देख के ऐसे कहा, तो मैंने उनको बोला आप तो खुद को ख़त्म हो गए ऐसे समझ रहे हो। अभी मैंने आपको जितना बचाना था उतना बचा लिया, लेकिन अगर आप दिल से ही मरना चाहते हो तो मैं आप कुछ नहीं कर सकती। ना मैंने फैमिली को देख के मैंने गवर्नमेंट की जॉब नहीं की, अभी आपकी भी जॉब गई, जो बिजनेस था वो भी गया। तो अभी मैं मेरे 2 बच्चों को लेके मैं तो नहीं मर सकती ना, मुझे उनके लिए जीना पड़ेगा। तो अभी आप अगर आप हो तभी हो, देख लो कि अभी मैं क्या करने वाली हूँ आगे चल के। और ये मैंने जब उनको कहा तो वो बहुत रोए। मैंने उनके आंसू को उस दिन देखा नहीं, मैंने उनकी तरफ उस दिन देखा नहीं। मैं इडली उठा के फिर से जाके बेचने को निकल गई। चौथे दिन मेरे हस्बैंड खुद वो जो कुबड़ी बोलते हैं लकड़ी के पैर, वो उठा के धीरे धीरे वो स्टॉल तक आए। वो मेरा सक्सेस था, मुझे उनको सिर्फ उठाना था। उसके बाद आज तक मेरे हस्बैंड कभी भी घर पे बैठे नहीं। और ये जो सब चीज़ें हो रही थी, तब सबसे ज़्यादा मैं खुद को दोषी समझ रही थी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड को मैंने हॉस्पिटल में लेके आई तभी मेरे पास, मुझे ये नहीं पता था मेरे हस्बैंड का बैंक अकाउंट कहाँ पे है, चेकबुक कहाँ पे है, पैसे है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। उस दिन मुझे पता चला कि लेडीज़ लोग खुद को कितना डिपेंडेंट समझती है, हम कितने दूसरे के हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि हमको कुछ नहीं पता। लेकिन जब ना उनकी कंडीशन बात करने की थी, ना वो मुझे बता सकते थे, ना वो फ्रैक्चर के कारण लिख सकते थे, ऐसे टाइम में मैंने गहने उठा के उनकी ट्रीटमेंट की। तब जाके फिर 2007 में
मैंने ये बोला कि आज मैं उन लेडीज़ लोग के लिए खड़ी रहूँगी जिनको कुछ भी सपोर्ट नहीं है, मैं उनके लिए। तो सोशल कॉज से मैं बाहर पड़ी 2007 में। फिर 2007 से मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। ये महिला आर्थिक विकास महामंडल के अंडर के ग्रुप है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हम लोग महिलाओं को पहुँचाते हैं। हर एक महिलाओं को सक्षम बना रहे, स्किल देके, उनको बैंक लोन देके, उनके खुद के बिजनेस सेटअप कर रहे। ये सब तो चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि मैं कुछ नया सोचने जाती हूँ तब मेरे आगे पहले दुख की सीढ़ी आ जाती है। मैंने 2020 में मैंने और मेरी बेटी ने सोचा कि सक्षम की एक हम लोग सक्षम कंपनी रजिस्टर करते हैं। मम्मी, अभी तूने काफ़ी लोगों को खड़ा किया है, अब तुझे खड़ा होने की ज़रूरत है, तो ये करते हैं। और हमने 2020 को लॉकडाउन के ही बीच में हम लोग ने कंपनी रजिस्टर कर ली। फिर से अनफॉर्चुनेटली मेरी बेटी नहीं रही। लास्ट ईयर मेरी बेटी की डेथ। अब मैं इतनी कोलैप्स हो गई कि मुझे मोटिवेट करने, मैंने बहुत लेडीज लोगों को मोटिवेट किया, लेकिन मुझे मैं मोटिवेट मेरी बेटी करती थी। आज से मैं इसलिए खड़ी हूँ कि अभी जाके मैं इनकम सोर्स बिजनेस करूँगी। मैंने काफ़ी लेडीज़ लोग को खड़ा किया है। काफ़ी लेडीज़ लोग मुझे एक मोटिवेट लेडीज़ है, ताई है तो हम कुछ भी कर सकते, ये कहते। लेकिन मेरे लिए मोटिवेशन मेरी बेटी थी। आज वो नहीं है। उसका सपना साकार करने के लिए आज उसने जो सक्षम की कंपनी रजिस्टर की थी, उसको लेके अभी मैं ई वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री खड़ी कर रही हूँ। ई वेस्ट के ऊपर एक बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। 7-8 CR का हमारा पूरा प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से सम्मानित किया है। मुझे दिखाना है कि लेडीज़ अगर जीत पे आ गई तो हर कुछ कर सकती है। दुख के डोंगर पार करके भी उसको सक्सेस जाना है। हर बार सक्सेस होना ये पैसे कमाने जैसा नहीं होता है, लेकिन किसी के लिए अगर मैं मोटिवेशन कर सकती हूँ, मैं किसी महिलाओं को इस फील्ड में ला सकती हूँ, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी मेरे लिए। यही मेरे बेटी के लिए श्रद्धांजलि है। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।